Hello people, this is your channel CATV and इस वीडियो में we are going to revise the topic म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में हम क्या करेंगे कि म्यूचुअल फंड के सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेंगे, राइट। एंड देन फिर क्या करेंगे, कंसेप्ट के साथ जो क्वेश्चन है उसको को रिलेट कर लेंगे, ताकि ये जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं ये कंसेप्ट ईजी हो जाए समझने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन हम जो है क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ लिंक करेंगे। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड हमको SFM में भी है, म्यूचुअल फंड हमें FR में भी है। SFM में अराउंड 7 टॉपिक्स है, FR में कुछ एडिशनल 2 नए टॉपिक है। तो इस तरीके से जो है हमारा SFM का भी पोर्शन कवर हो जाएगा, FR का भी पोर्शन हमारा जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है कि इन्वेस्टर जो है या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देगा या तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट करेगा। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट जाके कर दिया। पूल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टर एक फ़ंड में इन्वेस्ट करता है। फंड जो होती है वो पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, वहाँ से जो रिटर्न आता है वो रिटर्न इन्वेस्टर को प्रोवाइड हो जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है वो पूरा उधर जाता है, फिर इधर फंड्स में जाता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तरीका है, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके के फंड होते हैं, एक तो होता है म्यूचुअल फंड और एक होता है हेज फंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें हेज फंड की, तो इसमें अगर बोला जाए तो रही बात सबसे पहले म्यूचुअल फंड की करें तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर है वो फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड में जो फंड होते हैं वो रेगुलेटेड फंड होते हैं एंड बाकायदा म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में ट्रस्ट इस्टेब्लिश होता है, ये देखने के लिए कि फ़ंड अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ में। जनरली इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्लेन होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, और इनकी स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो ऐसे केस में रिस्क हो जाता है लो, ठीक है। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, रिस्क हो जाता है लो, एंड ऐसे केस में फंड मैनेजर की जो फीस होती है वो भी फिक्स्ड होती है, ठीक, क्योंकि लो रिस्क है तो लो रिटर्न रहेगा। फंड मैनेजर की फीस भी फिक्स होगी, वहाँ से रिटर्न होता है, रिटर्न इनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पोर्शन तो हेज फंड में भी सेम है कि यार पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ में से रिटर्न जनरेट होता है, वो इन्वेस्टर को जाता है। अब समझो, इधर जब पूलिंग होती है फंड की तो एडवर्टीजमेंट करते हैं पब्लिक को ये इन्वाइट करने के लिए कि पैसे जमा करो, जैसे HDFC, और हम ये सब देखते ही है ना कि म्यूचुअल फंड में एडवर्टीजमेंट होता है, पर हेज फंड में एडवर्टीजमेंट नहीं होता, ठीक है। हेज फंड रेगुलेटेड भी नहीं होते और बाकायदा इसके लिए कोई ट्रस्ट भी इस्टेब्लिश नहीं होता। इधर जो स्ट्रेटजीज़ होती है वो लॉन्ग स्ट्रेटजीज़ और शॉर्ट स्ट्रेटजीज़ दोनों होती है। ले दे के मोटिव यही होता है कि हेज कर देना, मतलब एक तरीके से सर्टेनिटी क्रिएट कर देना। यहाँ पे जो प्लेन स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट होता है, इधर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी में इन्वेस्टमेंट होता है, और इधर जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होता है इधर डाइवर्सिफाइड नहीं होता, इधर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो एक तरीके से इधर हाई रिस्क है, इधर जो है फंड मैनेजर की फ़ीस परफॉर्मेंस ड्रिवन के ऊपर है रादर देन फिक्स। तो इस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड और हेज फंड इस तरीके से बाइफरकेट होता है। बात करें ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड की, तो ये जो अभी हमने बात करी ये तो हमने पहले इंट्रोडक्शन की बात कर ली, इंट्रोडक्शन एंड देन वेरिएबल फॉर कैलकुलेशन, मतलब कि हेज फंड की हमने बात करी कि हेज फंड की हमने समझा कि सॉरी ये तो इंट्रोडक्शन में ही पूरा कवर है कि म्यूचुअल फंड और ये सब क्या होता है हेज फंड। अब हम पढ़ेंगे अब वेरिएबल फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। वेरिएबल फॉर कैलकुलेशन अब हम पढ़ेंगे। अब आती है बात हमारे वेरिएबल फॉर कैलकुलेशन की फॉर हेज फंड। तो वेरिएबल फीस कैलकुलेशन, ओके, वेरिएबल फ़ी कैलकुलेशन है। तो ये जो हमने बात करी थी कि इधर जो फीस होती है ये फ़ीस इधर फिक्स होती है पर परफॉर्मेंस ड्रिवन होती है, किस केस में, ये होती है हमारी हेज फंड के केस में। अब जो वेरिएबल फीस कैलकुलेशन है उसमें समझो बेस फीस तो होती है, साथ ही साथ इंसेंटिव फीस भी होती है। बेस फीस जो होती है वो परसेंटेज ऑफ ओपनिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो फंड मैनेजर के जो ओपनिंग एसेट्स हैं अंडर मैनेजमेंट उसके एक नॉमिनल परसेंटेज होता है, और जो इंसेंटिव फीस है वो डिपेंड्स अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया। क्या ये क्राइटेरिया अगर आपने अचीव कर लिया है तो इसके ऊपर जो भी है उसका पर्टिकुलर परसेंटेज आपको फ़ीस प्रोवाइड की जाएगी, तो ये इंसेंटिव फीस है, ठीक है। जैसे कि अब हम जो है इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है कि जैसे कि ओपनिंग एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 20 करोड़, तो चलो बेस फीस तो हमारी है
अब बेस फीस है 0.10% और इंसेंटिव फीस है 2%। अब इंसेंटिव फीस 2% तो किसी क्राइटेरिया पे लगेगी, 0.10% हमारा 20 करोड़ पे लग जाएगा, तो वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इंसेंटिव फीस विल बी लिंक्ड टू ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर, तो वो लिंक्ड है टू ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर, हर साल के ग्रॉस रिटर्न से लिंक्ड है। इन एक्सेस, वो ग्रॉस रिटर्न जो इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब कि जैसे ये फंड का पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ, इंसेप्शन से अभी तक जो पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू है उससे जो भी एक्सेस है, उससे जो भी ज़्यादा है रिटर्न, मतलब एक्सेस वाला पोर्शन, ठीक है, इंसेंटिव फीस उससे लिंक है, मतलब कि उसका 2% इंसेंटिव जाएगा। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू उससे जो एक्सेस है उससे जो ज़्यादा है, ठीक है, रिटर्न, वो जो एक्सेस पोर्शन है उससे इंसेंटिव जो है लिंक रहेगा। अब पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन तो 21 करोड़ है। पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू अगर इंसेप्शन से देखा जाए तो 21 करोड़ है। अब ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर 29% है और -1.8% है। सी, अब जब ग्रॉस रिटर्न 29% है तो हमको ये देखना है कि जो वैल्यू है वो 21 करोड़ के ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। अब देखो, ओपनिंग एसेट हमारी 20 करोड़ है, ठीक। अब देखो 20 करोड़ है, 20 करोड़ है प्लस हमें करना है 29%, ठीक है, 29%। तो इस तरीके से जो है हमारी वैल्यू वो NAV1 या हम बोल सकते हैं वो आएगी हमारी 25.8। अब देखो, इंसेंटिव फीस लिंक्ड है टू ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर, ठीक है, तो ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन। तो ग्रॉस रिटर्न इन ईच ईयर इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन। पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 21, ठीक है, और आई है हमारी NAV1 25.8। तो जो हमारा 4.8 है, जो हमारा 4.8 है, 4.8 पे हम जो है 2% इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 2% इसका कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से 0.096 जो है वो तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जो है बेस फीस जो है 0.10% जो कैलकुलेट होगा हमारा 20 करोड़ पे, तो 20 करोड़ पे 0.1%, तो इस तरीके से हमारा 0.116 फीस आ जाएगी। रही बात आती है सेकेंड पॉइंट की, तो ये है -1.8%। सी, अब NAV0 या अपन बोल सकते हैं पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन तो 21 करोड़ है, ओपनिंग एसेट अंडर मैनेजमेंट तो 20 करोड़ है। तो समझो 20 करोड़ को हम जो है बेसिक जो हमारा बेस फीस है 0.10, ठीक है, 0.10% तो आएगा 0.02। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ में आप क्या ऐड करोगे? -1.8%। अब जब 20 करोड़ में -1.8% ऐड करोगे तो हमारा आएगा ये 19.64। सी, अब ये जो 19.64 है ये तो क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू तो है ही नहीं। तो इस तरीके से जो है हमारा इंसेंटिव फीस इधर एप्लीकेबल नहीं होती है, उधर सिर्फ बेस फीस ही कैलकुलेट होगी जो है हमारा 0.02%, ठीक है। अब अगर बात आती है कि कैलकुलेट करो नेट रिटर्न, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया कि नेट रिटर्न कैलकुलेट करो, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि NAV1 माइनस NAV0, ये तो है ही है, ठीक है, ये चेंज इन NAV, वो जो फीस है लगी वो माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको फिर NAV0 से, ठीक है। तो हमारा जो NAV1 है, ठीक है, या तो हम ऐसा कर लेंगे कि हमारा जो NAV1 है 25.8, उसमें से हमने फीस माइनस करी, हमारा जो NAV0 है डिवाइड बाई NAV0। फिर अगले उसमें भी यही करेंगे कि हमारा जो 19.64 हमारी जो NAV आई है वो 19.64 इसलिए आई है क्योंकि हमने 20 में से पॉइंट कितना परसेंट माइनस किया? 0.10%। इधर अगर हम बात करें तो 20 में से हमने सबसे पहले माइनस किया जो उसका रिटर्न है, ठीक है, वो माइनस करने के बाद हमने जो है पर्टिकुलर फीस माइनस करी, तो वो हमारा आ जाएगा NAV1, उसमें से हमने NAV0 माइनस करके डिवाइड बाई NAV0। तो इस तरीके से हमारा जो है नेगेटिव में रिटर्न आ जाएगा, इधर पॉजिटिव में रिटर्न, इधर नेगेटिव में रिटर्न, और इस तरीके से हमारा नेट रिटर्न आया। ये जो नेट रिटर्न है, इस नेट रिटर्न को हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो जितना भी पीरियड ऑफ होल्डिंग है उस होल्डिंग के हिसाब से वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न रहेगा। चलो, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड ETF का मतलब क्या होता है।
सी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड और ETF ये भी थ्योरेटिकल है। क्या होता है कि ओपन एंडेड में यूनिट कैपिटल जो है वो चेंज होती रहती है, क्लोज एंडेड में ये यूनिट कैपिटल फिक्स होती है। ओपन एंडेड जो है वो लिस्टिंग नहीं होती है, पर क्लोज एंडेड में लिस्टिंग होती है। यूनिट कैपिटल फिक्स है और लिस्टिंग होती है। ओपन एंडेड का एडवांटेज ये है कि यूनिट कैपिटल चेंज होती रहती है, मतलब कि यूनिट प्राइस इज इक्वल टू NAV। और इधर जो एडवांटेज ये है कि इसको ट्रेड कर सकते हैं शेयर जैसे। डिसएडवांटेज ये है कि इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो यूनिट प्राइस है वो डिमांड डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई फोर्सेस होती है, और ये जो है यूनिट प्राइस वो NAV के बराबर नहीं होती है। आप समझो ओपन एंडेड में क्या होता है, चेंज इन यूनिट कैपिटल। ओपन एंडेड जो है लिस्टेड नहीं होती है, इसलिए यूनिट प्राइस चेंज होती है, पर ये इसको ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। और यूनिट प्राइस जो है वो NAV के इक्वल होती है। ये हमने पढ़ा, ये हमने करा। और वही इसका उल्टा क्लोज एंडेड में है। अब ETF क्या होता है, ETF इन दोनों का मर्ज होता है, मतलब एक ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब कि ऐसे म्यूचुअल फंड जहाँ पे यूनिट कैपिटल भी चेंज होती रहती है और वो ट्रेड भी होते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्राइस इज इक्वल टू NAV, साथ ही साथ वो ट्रेड भी हो सकता है लाइक शेयर। तो ETF क्या है, इस स्पेशल टाइप ऑफ फंड हैविंग एडवांटेज ऑफ बोथ। NAV ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो NAV ऑफ म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड कॉस्ट बेसिस पे नहीं चलता, वो मार्क टू मार्केट बेसिस पे चलता है। तो ऐसे केस में NAV का मतलब होता है जो मार्केट वैल्यू जो असेट्स है माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ असेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, अब असेट्स की मार्केट वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर जो फंड ने इन्वेस्ट करके रखे हैं शेयर्स में, नंबर ऑफ सिक्योरिटी इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, प्लस माइनस कुछ खर्चे होंगे तो असेट की मार्केट वैल्यू, कुछ खर्चे हुए होंगे तो जो भी है, तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी इंटू मार्केट वैल्यू, प्लस हम कर सकते हैं कैश और बैंक बैलेंस, क्योंकि फंड हो सकता है कि कुछ कैश और बैंक बैलेंस भी हो, तो वो भी असेट्स ही है। उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, और इसको ही जो है हम नेट एसेट बोलते हैं, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। सेबी की गाइडलाइन ये है कि सारे म्यूचुअल फंड को डिस्क्लोज करना पड़ता है NAV डेली बेसिस पे, हर डे टू डे बेसिस पे आपको NAV डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर आती है बात रिटर्न्स के कैलकुलेशन की। रिटर्न के कैलकुलेशन तो एक तो होता है हमारा, समझो कि म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स कैसे निकाले। म्यूचुअल फंड की अर्निंग एक निकालने का तरीका ये है कि एक पर्सन है जो पहले किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करता था, अब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो उसकी पहले अल्टरनेटिव अर्निंग्स थी, जो उसकी पर्सनल अर्निंग्स थी, पहले वो दूसरी जगह जो इन्वेस्ट करता था, वो वाली अर्निंग जितना भी परसेंटेज वो अर्न करता था डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस। तो उसमें से डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस जो है रिकरिंग एक्सपेंसेस, इतनी म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि उधर जो वो इन्वेस्ट करता है, तो सपोज करो वहाँ से उसको 16% का रिटर्न मिल रहा है, तो 16% डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है, साथ ही साथ रिकरिंग एक्सपेंडिचर को ऐड करते हुए इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड की अर्निंग निकाल सकते हो कि भाई इतनी म्यूचुअल फंड की अर्निंग होगी तब जाके जो है ये कंपेंसेशन होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की अर्निंग हमेशा अल्टरनेटिव अर्निंग से ज़्यादा रहेगी फिगर्स में, बट वो इतनी होनी चाहिए तब जाके ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर और इनिशियल एक्सपेंडिचर को मीट करके आप जो है अपनी पर्सनल अर्निंग से अपन बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर आप उतना कमा सकते हो जितना आप पहले कमाते थे, ठीक है। बात करें रिटर्न्स की, तो रिटर्न इस पर हम सारे क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे। रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न भी होते हैं, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न भी होते हैं। जो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो एक रिटर्न है। और जो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते तो वो री इन्वेस्ट होते हैं, और री इन्वेस्टमेंट होता है तो करंट NAV पे, मतलब एट प्रेजेंट की NAV पे उसका री इन्वेस्टमेंट होता है और वो फिर NAV का पार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि रिटर्न के 3 कंपोनेंट है, NAV में चेंज हुआ तो भी रिटर्न होता है, प्लस डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस कैपिटल गेन जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो भी NAV का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चेंज इन NAV प्लस डिविडेंड और कैपिटल गेन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो NAV का पार्ट हो जाते हैं। किस तरीके से, री इन्वेस्टमेंट के तरीके से। जो रिटर्न होता है वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं एनुअलाइज रिटर्न में, मतलब कि अगर रिटर्न 3 महीने का है तो उसको 12 महीने का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से
या कभी हो सकता है कि 25 महीने का रिटर्न है तो हम उसको 12 महीने का रिटर्न लेकर आते हैं, हम एनुअलाइज्ड लेकर आते हैं। तो रिटर्न की बात करें तो कंपोनेंट है 3, चेंज इन NAV, ठीक है, चेंज इन NAV के साथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड। रही बात करें कंपोनेंट ऑफ रिटर्न की, तो हमने कंपोनेंट ऑफ रिटर्न पढ़ लिया। अब आती बात असेट्स के कंपोनेंट की, जो हमने बात करी थी कि असेट का कंपोनेंट, ये हमने कब बात करी थी कि NAV निकालते समय कि क्या होता है, असेट की मार्केट वैल्यू माइनस नंबर ऑफ माइनस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जब असेट के कंपोनेंट है तो नेट असेट के कंपोनेंट क्या है, सिक्योरिटीज और कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है, जब हमने बात कर ली। और चेंज इन NAV निकालने का क्या तरीका है, हमने देख लिया है। चेंज इन NAV का तरीका ये है कि ओल्ड को ओल्ड से मल्टीप्लाई करो तो NAV 0, ठीक है। तो हम चेंज इन NAV में होता क्या है, NAV 1 माइनस NAV 0 डिवाइड बाय NAV 0, या अपन बोल सकते, ये तो रिटर्न का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो चेंज इन NAV मतलब NAV 1 माइनस NAV 0। तो NAV 1 क्या होता है, उसके पहले हम NAV 0 समझते हैं, ओल्ड यूनिट्स इंटू ओल्ड प्राइस, NAV 0, ठीक है। NAV 1 क्या हुआ, ओल्ड यूनिट प्लस न्यू यूनिट मल्टीप्लाई बाय न्यू प्राइस, मतलब NAV 1 जो भी है न्यू प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आएगी हमारी वो NAV 1 आएगी, ठीक है। तो NAV 0 माइनस NAV 1 माइनस NAV 0 इस तरीके से। अब हमने जो बात करी कि ओल्ड को ओल्ड के रेट से मल्टीप्लाई करो तो NAV 0 आएगा, और ओल्ड प्लस न्यू यूनिट को, अभी न्यू यूनिट कैसे आया, न्यू यूनिट ऐसा आया कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है उसको री इन्वेस्ट करा होगा NAV 1 पे, और जो री इन्वेस्टमेंट करा होगा बाकायदा वो री इन्वेस्टमेंट करने के बाद यूनिट्स बड़ी होगी, तो ओल्ड प्लस न्यू यूनिट इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेटेस्ट करंट ईयर के प्राइस से, तो जो हमको वैल्यू निकलेगी उसको NAV 1 बोलेंगे। और इस तरीके से इसका चेंज जो है वो हमारा रिटर्न का कंपोनेंट होता है। तो हमने रिटर्न के कंपोनेंट पढ़ लिए, नेट एसेट के कंपोनेंट पढ़ लिए, ठीक है। छठा, NAV एंड सेल परचेस प्राइस। तो NAV एंड सेल परचेस प्राइस आप समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। NAV एंड सेल परचेस प्राइस, सी जब आप परचेस करते हो तो कुछ एक्सपेंडिचर लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड लोड, तो उसमें फ्रंट एंड लोड ऐड कर दो तो वो परचेस प्राइस हो जाएगा। तो परचेस करोगे तो महंगे में बिकेगा तो सस्ते में बिकेगा, तो NAV में से बैक एंड लोड माइनस कर दो तो इस तरीके से आपका सेल प्राइस आ जाएगा। आती बात फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रंट एंड लोड ऐसे कैलकुलेट होता है कि यूनिट प्राइस है आपकी कम, ठीक है, पब्लिक ऑफर प्राइस तो बट ऑब्वियस आपकी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि परचेस करना है तो आपको महंगे में ही परचेस करना है, तो हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय लोअर, ऐसी बात है। तो बेस में हमेशा यूनिट प्राइस आएगा, तो जो डिफरेंस है POP माइनस QP डिवाइड बाय UP, तो बेस में तो हमेशा यूनिट प्राइस आएगा। रही बात है बैक एंड लोड की, तो सेल करोगे तो और सस्ते में बिकेगा, ठीक है, तो और फिर रिडेम्पशन प्राइस हमारा जो है वो यूनिट प्राइस से कम रहेगा। तो इस तरीके से ये भी जो डिफरेंस है यूनिट प्राइस में से रिडेम्पशन प्राइस माइनस करो डिवाइड बाय यूनिट प्राइस, तो इस तरीके से ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे, इस तरीके से जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, बाकायदा बैक एंड लोड, ठीक है। तो फ्रंट एंड लोड समझ लिया हमने, बैक एंड लोड समझ लिया। फिर आती है बात परफॉर्मेंस, और ये फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड से हम परचेज एंड सेल प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये जब दोनों वैल्यू देके रखे तो हमको परचेज एंड सेल प्राइस में ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आती है बात कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इन म्यूचुअल फंड, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इन म्यूचुअल फंड में किस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए 3 रेशियो है, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जैनसन्स अल्फा और फार्माज मेजर। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि शार्प रेशियो का हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी रेशियो। शार्प रेशियो होता है हमारा वॉलेटिलिटी रेशियो, इसका मतलब होता है रिटर्न पर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न पर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ये हमारा होता है शार्प रेशियो। रिटर्न पर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, 1 रुपये की रिस्क पे कितना रिटर्न, 1% की रिस्क पे कितना रिटर्न, ऐसा समझ सकते हैं। तो कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न ही होना चाहिए, मतलब हायर द बेटर। तो रिटर्न मतलब हम बोल सकते हैं प्रीमियम, रिटर्न में प्रीमियम पर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो को हमने डिनोमिनेटर में रखा और प्रीमियम को हमने न्यूमरेटर में रखा, मतलब कि प्रीमियम को न्यूमरेटर में कैसे, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, तो ये हमारा प्रीमियम है, ठीक है। तो प्रीमियम पर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ट्रेनर रेशियो जिसको हम बोलते हैं, ऊपर होता है हमारा वेरिएबिलिटी रेशियो,
नीचे हमारा वॉलेटिलिटी रेशियो, इधर है प्रीमियम पर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो ये भी प्रीमियम है और डिवाइड में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है। तो इस तरीके से जो है हमने ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट किया। ये होता है हमारा जेनसन अल्फ़ा, जो हम बोल सकते हैं एक्सपोज्ड अल्फ़ा, जिसमें हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न नहीं होता, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन का रिटर्न CAPM मॉडल जैसा ही कैलकुलेट होता है कि RF प्लस प्रीमियम इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल है। फिर आती फार्माज मेजर, ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन की जगह कैपिटल मार्केट लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा इधर, अब समझो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का जो कैलकुलेशन है वो CAPM जैसा होता है कि RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये हमारा कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का है। कैपिटल मार्केट लाइन में जो रिटर्न होता है उसमें बीटा ऑफ पोर्टफोलियो की जगह रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय रिस्क ऑफ मार्केट ऐसा दे के रखा है बीटा की जगह। ठीक है, बाकी सब पूरा सेम है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सब के सब हायर द बेटर है। तो ट्रेनर रेशियो, ठीक है, सबसे पहले शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, एक्सपोज्ड अल्फा, जेनसन अल्फा और फार्माज मेजर। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स हमने देख लिए। ठीक है, और ये जो हायर द बेटर होता है ये होता है हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, और इस सब पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ FR पे कुछ टॉपिक है जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या है? अब समझो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब, इसका मतलब ये है कि जब आपको पेमेंट करना हो तो पेमेंट हमेशा इक्वल पैरिटी में करना। ठीक है, तो क्या बोला है कि आपके जो कुछ ओल्ड यूनिट्स होती है म्यूचुअल फंड की, और साल के बीच में कुछ नए म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आते हैं। ठीक है, और फिर आपको ईयर एंड में रिटर्न मिलता है। तो जो ईयर एंड में रिटर्न मिल रहा है ना, तो वो नए वाले को भी उतना ही रिटर्न हो जितना ओल्ड वाले को रिटर्न हो। समझो एक आर्टिकल है, उसको 1500 का स्टाइपेंड मिल रहा है। एक आर्टिकल है वो मंथ के बीच में आया, उसको 750 का स्टाइपेंड मिला। अब हम जब स्टाइपेंड बांटे तो ओल्ड को भी 1550 बांटे और न्यू को भी 1500 बांटे। अब न्यू को 1500 बांटे, वो कैसे बांट सकते हैं? वो वैसे ही बांट सकते हैं, अगर हमने उससे 750 रुपये लिए तो हम उसको फिर 1500 दे सकते हैं, क्योंकि उसमें 750 तो उसके ही है। ठीक है, समझ रहे हो क्या है कि हमने बीच में अगर नए को अपॉइंट किया है, उसको भी हमको 1500 देने हैं, तो हम उससे 750 ले लो, फिर बाद में उसको 1500 दे दो। तो यही डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जैसे कि हमारे ओपनिंग में जैसे यूनिट से 9 लाख, फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, बीच में जब हम बोल सकते हैं कि ठीक है, ये तो बीच में ही हो गया, 30 सितंबर को 1 लाख यूनिट इशू हुई जिसकी NAV 60 रुपये है, और ये ईयर एंड दे के रखा है। अब समझो रिटर्न आपका टोटल है 81, जिसमें ये वाले पोर्शन का रिटर्न है 45, ये वाले पोर्शन का रिटर्न ऑब्वियसली 36 हो जाएगा। अभी जो 45 वाला रिटर्न है, कायदे से इस 45 रिटर्न को कमाने के लिए इन्होंने मेहनत करी थी। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट हाफ का रिटर्न जो हमारा 45 था, उसे हमने ओल्ड में बांटा, जो है हमारा 5 रुपये। तो 45 और ओल्ड में 9 लाख है तो 5 रुपये हो गया। न्यू में बिल्कुल नहीं बटेगा। ठीक है, पर सेकेंड हाफ का रिटर्न जो हमारा 36 है वो ओल्ड में बटेगा। वो सेकेंड हाफ का रिटर्न 36 है, उसमें इसकी भी मेहनत है और इनकी भी मेहनत है, तो ये पूरा 10 में बटेगा। तो 36 डिवाइड बाई 10। तो इस तरीके से 3.6 इधर हुआ और 3.6 इधर बटा। कायदे से देखा जाए तो ओल्ड वालों को मिले 8.6 रुपये एज एन इनकम डिविडेंड मिले, और इनको 3.6 एज अ डिविडेंड मिला। ठीक है, पर समझो 8.6 और 3.6 में कोई पैरिटी नहीं है। ठीक है, और हमें ये जो है डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये वही बात हो गई कि पुराने आर्टिकल को 1500 मिले और नए आर्टिकल को 750 मिले। तो अब हम क्या करेंगे? नए आर्टिकल को बोलेंगे कि तू 750 और दे दे हमको, तो हम तेरे को 1500 रुपये दे देंगे। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमने इसको क्या बोला कि इक्वलाइजेशन पेमेंट कर दे। ठीक है, इक्वलाइजेशन पेमेंट। ठीक है, तो जब इसको इशू करेंगे, जब उनको शेयर्स इशू करेंगे, तभी हम इनसे इक्वलाइजेशन पेमेंट मांगेंगे। तो ये जो इक्वलाइजेशन पेमेंट है, इक्वलाइजेशन पेमेंट डिमांड फ्रॉम न्यू यूनिट होल्डर
हमने 5 रुपये डिमांड करे। अब क्या होगा, सबसे पहले अब सिचुएशन क्या होगी, टोटल रिटर्न आपका 81 है, ठीक है, और इक्वलाइजेशन रिजर्व भी आपको रिसीव हो गया। तो 81 प्लस 1 लाख के 5 रुपये, तो इस तरीके से आपको 86 रुपीज़ आपके पास आ गए। अब 86 डिवाइड बाय आप 10 करोगे और इक्वल टू डिवाइड बाय 10 करोगे क्योंकि आपको इक्वल बांटना है। तो 81 प्लस 5 86 हो गया आपके पास, इतना बांटने के लिए है, ठीक है। क्योंकि हमने भी आर्टिकल्स के रिस्पेक्ट में क्या कहता है कि उससे 750 लिए थे, फिर हमने 1500 बांटे थे। तो हमारा जो 86 है पूरा का पूरा 86 बटेगा डिवाइड बाय 10 करके, ओल्ड में भी 8.6 और न्यू में भी 8.6, मतलब ओल्ड को भी 1500 दिए स्टाइपेंड, न्यू को भी 1500 स्टाइपेंड दिया। तो सिंपल सी बात है ना, उसमें इक्वलाइजेशन रिजर्व के 750 तो माइनस होंगे, इसमें भी इक्वलाइजेशन पेमेंट जो हमने मांगा उससे 5 रुपये वो माइनस होगा। तो एक तरीके से हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी हो गया और एक तरीके से यही पता चल गया कि एक्चुअल रिटर्न कितना बनता है, ठीक है। तो इनकी जनरल एंट्री क्या है, जनरल एंट्री ये है कि जब नए यूनिट इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनिट कैपिटल टू फ्री रिजर्व। यूनिट कैपिटल तो हमारी जो फेस वैल्यू है उससे ही रिजर्व रिकॉर्ड होगी, जो रिजर्व है वो NAV में से हमने यूनिट कैपिटल माइनस किया तो रिजर्व आया, ठीक है। और बचा हुआ डिविडेंड इक्वलाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो हम पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन के रिस्पेक्ट में हमने जो पेमेंट लिया है उसको रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और देन हमको वापस पेमेंट भी तो करना है। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन और फिर ये जो रिवेन्यू अकाउंट है, रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, हम उसको पे कर देंगे। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन को हम रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर रिवेन्यू अकाउंट से वापस पेमेंट की तरफ निकाल देंगे। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन आया, रिवेन्यू अकाउंट में डाला और रिवेन्यू अकाउंट से निकाल लिया, मतलब एक तरीके से हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसी एंट्रीज की होती है। तो ये हो गया हमारी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कुछ जनरल एंट्रीज है, कुछ जनरल एंट्रीज हम समझ लेते हैं, कुछ जनरल एंट्रीज हम समझ लेते हैं। वो इस तरीके से है कि जनरल एंट्री में सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने इन्वेस्टमेंट करा, फिर उसका अपवर्ड वैल्यूएशन भी हो सकता है, डाउनवर्ड वैल्यूएशन भी हो सकता है। अपवर्ड वैल्यूएशन है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व, तो हमने अनरियलाइजेशन एप्रिसिएशन रिजर्व में उतना डिफरेंस हमने क्रेडिट करा, फिर हमने अगले साल की स्टार्टिंग में ही उसका रिवर्सल एंट्री पास कर दी, ठीक है। तो हम अपवर्ड वैल्यूएशन को हम ऐसे बुक नहीं करते, बस ऐसे शो करते कि चलो ठीक है अनरियलाइज एप्रिसिएशन था इतना, क्या बोला है कि एप्रिसिएशन हुआ है बट वो रियलाइज नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट है फंड का, कुछ एप्रिसिएशन हुआ है तो बाकायदा उसको रिजर्व में डाल के रिजर्व में से निकाल लिया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, फिर इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, पर एक तरीके से एंट्री हमने पास कर दी ये शो करने के लिए कि इतना एप्रिसिएशन था और उसी को ही रिवर्सल एंट्री हमने पास कर दी, ठीक है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करोगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो उतनी ही है, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यूएशन अपवर्ड हुआ था उसको तो हमने बढ़ा के कम कर दिया, ठीक है। तो अब जब बिकेगा हायर अमाउंट पे, तो जब हायर अमाउंट पे बिकेगा, क्योंकि ये जो नोशनल एंट्री है ये हमने नोशनल एंट्री पास कर दी बस बताने के लिए। अब जब बिकेगा तो बैंक में तो ज़्यादा ही पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और जो प्रॉफिट है, जो भी गेन है, वो रिवेन्यू अकाउंट में जाएगा। इस तरीके से बात होगी, ठीक है। ये अगर अब देखो इधर इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन होता है ईयर एंड में, और जब नेक्स्ट ईयर बिकता है तो ये एंट्री होती है, ठीक है। अब चलो सपोज करो कि उसी साल ही बिक गया, जब उसी साल ही बिक गया तो ये वैल्यूएशन करने की जो ज़रूरत ही नहीं है, तो ये वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ करो कि ये इन्वेस्टमेंट, ये जो वैल्यूएशन ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम सेम ईयर में ही बेचेंगे तो ईयर एंड पे वैल्यूएशन ही नहीं हुआ। वैल्यूएशन होता तो भी बढ़ा के कम कर देते तो इफेक्ट तो तब भी नील ही था। वैल्यूएशन नहीं होता तो भी इन्वेस्टमेंट का पे इफेक्ट उतना ही रहेगा, मतलब कि वैल्यूएशन अगर नहीं भी हुआ सेम ईयर में बेचा तो भी सेम एंट्री ही होगी, तो भी ये सेम एंट्री ही होगी, राइट। अब जो है हमारा दूसरा कि सपोज करो कि अगर डाउनवर्ड वैल्यूएशन होता तो इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाता कम, इधर तो मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, उधर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता, ठीक है। उधर जो एंट्री होती है, उधर ये एंट्री होती कि P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्पोजल, ठीक है। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्पोजल, मतलब कि हमने प्रोविजन फॉर डिस्पोजल में उतना लॉस को बुक कर लिया,
तो P&L अकाउंट को डेबिट करा टू प्रोविजन फॉर डिस्पोजल। ठीक है, अब हो सकता है कि और कम में बिके, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्पोजल तो कर लिया, अब हो सकता है और कम में बिके। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब बिकेगा तो पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे तो कम ही रहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्पोजल की जगह हमने लिखा लॉस फॉर डिस्पोजल और टू इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक गया है। अब सी बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल टू इन्वेस्टमेंट। अब समझो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है, मतलब कि सपोज करो कि 100 का इन्वेस्टमेंट था, 20 का डीवैल्यूएशन हुआ, तो हमने P&L अकाउंट डेबिट करके प्रोविजन फॉर डिस्पोजल में 20 रुपये डाल दिए। सपोज करो कि वो 70 में बिका, तो कायदे से बैंक में जाएगा 70 और लॉस ऑफ डिस्पोजल में जाएगा 30, तो प्रोविजन फॉर डिस्पोजल नहीं जाते हुए लॉस ऑफ डिस्पोजल जाएगा 30। तो हमको एक लॉस ऑफ डिस्पोजल का अकाउंट खोलना पड़ेगा। लॉस ऑफ डिस्पोजल में 30 जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट। अब लॉस ऑफ डिस्पोजल में 30 कैसे आए? लॉस ऑन डिस्पोजल में सबसे पहले प्रोविजन फॉर डिस्पोजल के जो 20 है वो तो हमने डाल दिए, 20 ऐसे के ऐसे लॉस ऑन डिस्पोजल में, और जो बचा हुआ डिफरेंस है और बचा हुआ और डाउनवर्ड जो वैल्यूएशन है वो रिवेन्यू अकाउंट में डाल दिया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल, तो प्रोविजन फॉर डिस्पोजल, रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल। और इस तरीके से लॉस ऑन डिस्पोजल का हमने बाइफर्केशन समझा कि जो पर्टिकुलर लॉस ऑन डिस्पोजल है उसमें से जो 20 तो है वो प्रोविजन फॉर डिस्पोजल के है जो हमने अर्लियर ही बुक कर लिए थे, बाकी जो 10 है उसके लिए एडिशनल रिवेन्यू अकाउंट का हमने डेबिट करा। अब सपोज करो कि अगर उसी वक्त, अगर उसी ईयर में बिक जाता, तो सिंपल सी बात है, फिर ऐसा प्रोविजन फॉर डिस्पोजल तो बनता ही नहीं, प्रोविजन फॉर डिस्पोजल की तो बात ही नहीं आती, और प्रोविजन फॉर डिस्पोजल की बात नहीं आती, डायरेक्ट ही जो है लॉस ऑन डिस्पोजल होता। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने प्रोविजन फॉर डिस्पोजल का अकाउंट बनाया और प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट बनाया, और जो भी एक्सेस वाला लॉस था वो हमने रिवेन्यू अकाउंट में ले लिया और सबका सब हमने लॉस एंड डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। अब अगर उसी साल बिक रहा है तो प्रोविजन फॉर डिस्पोजल तो बनेगा नहीं, डायरेक्टली रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, और वही बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिस्पोजल टू इन्वेस्टमेंट। सो इस तरीके से जो है हमने जर्नल एंट्रीज भी समझ ली, और ये जर्नल एंट्रीज बाकायदा FR में हमको दे के रखी है, इस पर तो सेपरेट क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, जहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड और हेज फंड के बारे में समझा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और हेज फंड क्या होता है। फिर हमने फ़ीस कैलकुलेशन देखा कि वेरिएबल फ़ीस कैलकुलेशन हेज फंड में कैसे होता है, जहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन देखा था। ठीक है, फिर हमने जो है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और ETF के बारे में पढ़ा, जहाँ पे ETF में जो है दोनों के एडवांटेज है। फिर हमने NAV ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ा, जहाँ पे हम असेट्स की मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट लेते हैं, और बाकायदा जो है ये इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। फिर रिटर्न्स के कैलकुलेशन एंड कंपोनेंट में हमने पहले म्यूचुअल फंड की अर्निंग पढ़ी। ठीक है, कि जब आप किसी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो फिर आप म्यूचुअल फंड में आते हो, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है डिवाइड बाय माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर प्लस रिकरिंग एक्सपेंडिचर, वो म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स होनी चाहिए। और रिटर्न के कंपोनेंट में हमने देखा चेंज इन NAV, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। जो चेंज इन NAV है तो चेंज इन NAV, ठीक है, वो चेंज इन NAV तो सबसे पहले रिटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड है वो बाकायदा नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जो रिटर्न है वो NAV1 की वैल्यू से री इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, और जो रिटर्न है बाकायदा वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है, जिसको हम एनुअलाइज में कन्वर्ट करते हैं। चेंज इन NAV भी हमने समझा कि किस तरीके से चेंज इन NAV को निकाला जाता है। नेट असेट के भी हमने कंपोनेंट पढ़ा कि सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू रहती है और कैश एंड बैंक बैलेंस रहता है। परफॉर्मेंस और नेट NAV एंड सेलिंग एंड परचेस प्राइस में हमने समझा कि कैसे NAV में हम फ्रंट एंड लोड को ऐड करते हैं, बैक एंड लोड को माइनस करते हैं, और इस तरीके से परचेस एंड सेलिंग प्राइस निकालते हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमने शार्प रेशियो समझा, फिर ट्रेनर रेशियो समझा, जेनसन अल्फ़ा और एक्सपोस्ट अल्फ़ा, ये जो नेम है वो हमने समझा। साथ ही साथ फार्माज मेजर को भी हमने देखा, वो सेपरेट सबके फॉर्मूले थे। ठीक है, शार्प रेशियो को बाकायदा वेरिएबिलिटी रेशियो और बीटा के साथ वोलेटिलिटी आ जाती है तो उसको वोलेटिलिटी रेशियो बोला जाता है।
अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व पे हमने एक सेपरेट इलस्ट्रेशन देखा, वो इलस्ट्रेशन देख के समझा कि क्यों हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सामने वाले से इक्वलाइजेशन पेमेंट लेना पड़ता है। फिर जो टोटल रिटर्न है वो टोटल रिटर्न में इक्वलाइजेशन पेमेंट को ऐड करेंगे, फिर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी शो कर देंगे कि इसमें से 5 रुपये तो जो पर्टिकुलर उसका पोर्शन माइनस करते हुए एक्चुअल में रिटर्न कितना है, ठीक है। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पेमेंट इक्वल होना चाहिए। फिर हमने इसकी जनरल एंट्री समझी कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन को लेते हैं, देन रिवेन्यू अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, देन रिवेन्यू अकाउंट से फिर भी हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको रिटर्न के रूप में हमने पहले लिया कि हमको रिटर्न के रूप में उसको देना भी है, ठीक है। अब फिर एक आखिरी हमने जनरल एंट्रीज देखी। जनरल एंट्रीज में इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, अपवर्ड वैल्यूएशन डाउनवर्ड वैल्यूएशन होता है। अब उस साल में बिकेगा कि नेक्स्ट ईयर में बिकेगा, उस साल में बिकेगा या नेक्स्ट ईयर में बिके, अपवर्ड वैल्यूएशन में तो दोनों में सेम होता है, क्योंकि अपवर्ड वैल्यूएशन में जो वैल्यूएशन होता है उसमें जो एंट्रीज होती है अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व वाली, वो डमी एंट्री होती है, वो नोशनल एंट्री होती है जिसका रिवर्सल हो जाता है। तो जब डाउनवर्ड वैल्यूएशन होता है तो डाउनवर्ड वैल्यूएशन में बाकायदा हम प्रोविज़न फॉर डिस्पोजल बनाते हैं, देन प्रोविज़न फॉर डिस्पोजल के बाद हम लॉस फॉर डिस्पोजल बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डिस्पोजल पहले बनता है, फिर लॉस फॉर डिस्पोजल बनता है। अगर लॉस प्रोविज़न फॉर डिस्पोजल से ज़्यादा है तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो रिवेन्यू अकाउंट उसकी भरपाई करता है और रिवेन्यू अकाउंट उस पर डेबिट होता है, और लॉस ऑफ डिस्पोजल ऐसा बनता है, ठीक है। और इन केस अगर उसी साल बिक रहा है तो प्रोविज़न फॉर डिस्पोजल बनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन ही नहीं होगा, क्योंकि उसी साल बिक रहा है तो वैल्यूएशन ही नहीं होगा, प्रोविज़न फॉर डिस्पोजल बनेगा नहीं। जब प्रोविज़न फॉर डिस्पोजल ही नहीं बनेगा तो ऐसे केस में जो है वो लॉस ऑन डिस्पोजल है उसकी भरपाई पूरा का पूरा रिवेन्यू अकाउंट ही करेगा, और इस तरीके से जो है हमारी एंट्री होगी। तो सी हमने पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। अब हम जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के, तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम नोट्स को भी कोरिलेट करेंगे, और जो भी उसमें एडिशन करना है नोट्स में, जो भी कंसेप्ट को और ऐड करना है उसके हिसाब से हम कंसेप्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।